डॉक्टर संजीव, पिछले कुछ हफ्तों में हमारे पास जो आंकड़े हैं, हमने नोटिस किया कि 70% से ज़्यादा इन्फेक्शन जो हुए हैं सांस की बीमारियों से जुड़े हुए, वो H1N1 की वजह से हुआ है। जैसे कि डॉक्टर बोनाली भी कह रही थी, धीरे धीरे जब ये थोड़ा सीवियर हो जाता है तो निमोनिया हो जाता है, फिर ये लंग्स को इम्पैक्ट करता है और कई बार हमने देखा कि हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन भी बन जाती है। उस वक्त क्या करना चाहिए? और इसी में मैं एक सवाल और जोड़ देती हूं, जब 103 104 का फीवर हो और तुरंत हॉस्पिटल जाना मुमकिन ना हो, उस वक्त क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं प्रिकॉशनरी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई एम वेरी हैप्पी आपने ये पूछा। तो सबसे पहले है कि इस टाइम, इस साल इतना ज्यादा केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। ये डायरेक्टली लिंक्ड है रिसर्च स्टडीज में कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और इन्फ्लुएंजा वायरस इसमें एक यू शेप्ड पैटर्न फॉलो करते हैं। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनके लिए ऑप्टिमम हो जाती है, ये जो एरोसोल वायरल का जो लिपिड लेयर है, जो एरोसोल है, वो ज्यादा देर सस्टेन करता है। मतलब वो सूख के गिर नहीं जाता, वो ज्यादा जीवित रहता है, लंबा टाइम के लिए जीवित रहता है। जिसका इंक्यूबेशन पीरियड खाली 2 या 3 दिन है, शरीर में रह सकता है अप टू 7 to 10 डेज। और जो वायरल शेडिंग है, दैट मीन्स जब तक आदमी इस वायरस को शेड करता है, वो अप टू 15 डेज है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में इट कैन गो अप टू 4 to 6 वीक्स, यानी लॉन्गर टाइम तक एक पेशेंट शेड कर सकता है ये वायरस अपनी खांसी में, स्नीजिंग में। ये सरफेसेस में रह सकता है 7 और 8 घंटे तक, मतलब डोर नॉब्स पर या रेलिंग पर या टेबल पर या चम्मच पर। तो हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे जरूरी है कि क्योंकि ये रेस्पिरेटरी रूट से स्प्रेड होता है, माइक्रो एरोसोल से स्प्रेड होता है, ये 7 फीट तक जा सकता है, यानी 2 मीटर से ज्यादा। सो सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। रही बात आपकी जो मेन कॉम्प्लिकेशंस की, वायरल इन्फेक्शंस, जैसे इन्फ्लुएंजा भी वायरल इन्फेक्शन है, हर बॉडी पार्ट को इन्फेक्ट कर सकता है। लंग्स में निमोनिया हो सकता है, मेनिंजाइटिस, मेनिंगो एनकेफेलाइटिस हो सकता है, बच्चा या एडल्ट बुजुर्ग कोमाटोज हो सकता है, कन्वल्जन्स आ सकते हैं, किडनी इन्फेक्ट, लिवर में इन्फेक्शन हो सकती है, आंतड़ियों में इन्फेक्शन होती है, और लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी भी पेशेंट्स की कम हो जाती है, जो टी सेल का जो डिसफंक्शन जो कहते हैं। लास्ट पॉइंट जो आपने पूछा है कि हम किस तरह से अपने आप को सिंपल मेडिकल ट्रीटमेंट से सेव कर सकते हैं। गोल्डन प्रिंसिपल है, अपने आप ट्रीट मत करिए। सिंपल पैरासिटामोल रिक्वायर्ड डोजेस में सफिशिएंट है। जो चीज बहुत डेंजरस है, वो ड्रग्स जैसे निमोसेलाइड है, एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है, वो आंतड़ियों को भी डैमेज करती है और पेशेंट्स की प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं इसके साथ। प्लीज अपने आप मत दवाइयां लीजिए। कॉम्बिनेशन फीवर मेडिसिन, पेन मेडिसिन, जरूरी है कि अपने आप एंटीबायोटिक प्लीज मत शुरू करिए, वो चीजों को और कॉम्प्लिकेट कर देती है। कभी कभी पेशेंट्स एंटीबायोटिक लेके आते हैं, निकलता H1N1 है, और उसके साथ एंटीबायोटिक के साथ फिर लूज मोशन, वॉमिटिंग और डायरिया हो जाता है, फिर ये डबल वैमी हो जाता है। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज, हर एक फीवर H1N1 नेसेसरीली नहीं होता। अगर कोई फीवर हो, वो बाकी वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकती हैं। तो क्लिनिकली हमने गेज करना है किस पेशेंट को टेस्ट करना है। हर फीवर को इन्फ्लुएंजा का टेस्ट की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पेशेंट का जो क्लिनिकल लुक है, जो हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी कहते हैं, जैसे कि पेशेंट किस प्रकार से है। अगर पेशेंट अच्छा है, वाइटल स्टेबल है, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, सब चीज स्टेबल है, पेशेंट को सिंपल ऑब्जर्वेशन, घर में आइसोलेशन काफी रहता है। जी डॉक्टर स्वाति, इसके लिए कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं और ये कितने दिनों के भीतर या कितने घंटों के भीतर करा लेना चाहिए? और इसी में मैं एक और सवाल जोड़ती हूँ, मैं अपना ही एग्जांपल दे रही हूँ। मुझे हाल ही में कोल्ड का फीवर हुआ और वो 3 दिन में मैंने रिकवर कर लिया। 15 डेज बाद मुझे फिर से सेम सिचुएशन मेरे सामने क्रिएट हुई और इस बार थोड़ा लंबा चला। तो ये हमने कई लोगों में नोटिस भी किया है कि बार बार 15 डेज या विद इन मंथ वापस से कोल्ड का फीवर की चपेट में लोग आ जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह भी बताइएगा, इससे कैसे बचें और टेस्ट क्या क्या कराए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे कोविड में स्वैब टेस्ट होता था, बिल्कुल उसी तरह से H1N1 के लिए भी स्वैब टेस्ट होता है, RT-PCR टेस्ट होता है जो कि किया जाता है, जिससे H1N1 को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी जो इन्फ्लुएंजा बी वगैरह और जो डिफरेंट और वायरस हैं, वो भी इसी तरह से डिटेक्ट किए जाते हैं।
लेकिन हर किसी को जो बुखार हो रहा है, हर किसी को जरूरत नहीं है कि हम दौड़ करके जाएं और सबसे पहले अपना H1N1 टेस्ट कराएं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर 2-3 दिन तक आपको बुखार परसिस्ट करता है या आपको शुरुआत में ही बुखार के साथ बहुत ज्यादा खांसी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जैसे कि कुछ लोगों में देखा जाता है, उस सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि हाँ, आपको शुरू में ही टेस्ट कराने की जरूरत है। वरना ज्यादातर लोग आराम से आप 2-3 दिन वेट कर सकते हैं। अगर आपकी हालत में सुधार नहीं हो रहा है या आपकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ रही है, तब हम ये कहते हैं कि हाँ, आपको H1N1 का टेस्ट करा लेना चाहिए और हमें ये जानना जरूरी है कि इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन है या नहीं है। और कई बार कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको हम एब्डोमिनल सिम्टम्स देखते हैं, यानी कि उनको दस्त हो रहे हैं, उल्टियां हो रही हैं, ऐसे भी केसेस फ्लू के सामने आते हैं। उनमें भी अगर 2-3 दिन तक आपको दवाइयों से सुधार नहीं हो रहा है, तब हम लोग H1N1 का टेस्ट करते हैं। तो एकदम शुरू के दिनों में कोई जरूरत नहीं होती है कि दौड़ करके एकदम से H1N1 टेस्ट करने की जरूरत है। लेकिन जो सिक हो रहे हैं पेशेंट्स, यानी कि मान लीजिए किसी का ऑक्सीजन लेवल जल्दी जल्दी ड्रॉप हो रहा है या कोई व्यक्ति गफलत की हालत में जा रहा है या बुखार बहुत ज्यादा तेज है, तो ऐसे केसेस में शुरू में H1N1 का टेस्ट होता है, अदरवाइज जरूरत नहीं है।